हाँ जी, good morning dear students. Dear students, let us start from the topic late antiquity. The topic is very interesting, so please pay attention. The name of the chapter is An Empire Across Three Continents, and we are continuing from page number 71. ठीक है, पेज नंबर 71 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं. तो लेट अस डू इट. लेट एंटिकिटी. लेट एंटिकिटी क्या होता है बेटा, पहले ये समझो. देखो, ये इसे कहते हैं कि बहुत पुराना टाइम, अति प्राचीन. मतलब क्या ये जो स्टोरी है ये ओल्ड एज दिखाती है. हमने रोमन एम्पायर की स्टोरी पढ़ी, उसमें हमने क्या पढ़ा कि रोमन एम्पायर का हमने अर्ली फेस देखा. ठीक है, हमने फर्स्ट सेकंड सेंचुरी देखी रोमन एम्पायर के बारे में. फिर अब हमने उसका लेट फेस देखा, लेट एम्पायर पढ़ा. अर्ली एम्पायर पढ़ा था, फिर हमने लेट एम्पायर पढ़ा था. उसके बाद हम पढ़ते हैं लेट एंटिकिटी, मतलब कि स्ट्रॉन्ग लेट फेस, ओल्ड एज स्टोरी का लेट फेस. अब यहाँ पे स्टोरी हमारी ख़त्म होने वाली है. जैसे देखो, जैसे ये है, जैसे कोई भी एम्पायर होता है वो ऐसे तरक्की करता है, तो ये वो वाला फेस है. हम यहाँ पे इसमें 4th से 7th सेंचुरी पढ़ेंगे, जब रोमन एम्पायर ने डाउनफॉल किया. रोमन एम्पायर का जो लास्ट फेस है, जब रोमन एम्पायर का ख़त्म होता है रोमन एम्पायर, हम तो वो वाला फेस करेंगे एंटिकिटी में. ठीक है, इसमें इकोनॉमिक चेंजेस भी पढ़ेंगे, इसमें हम कल्चरल चेंजेस भी पढ़ेंगे. स्टोरी का लास्ट फेस है मतलब ये. ठीक है, 4th से 6th सेंचुरी में सबसे पहले हम करेंगे रोमन एम्पायर की पीक पढ़ेंगे, फिर इसका डाउनफॉल पढ़ेंगे इस टॉपिक में. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. तो वी शैल कंक्लूड द चैप्टर बाय लुकिंग एट द कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रोमन वर्ल्ड. इस चैप्टर को हम ख़त्म करने वाले हैं इसमें कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देख के, कल्चर का बदलाव देख के रोमन वर्ल्ड में. ठीक है, इन इट्स फाइनल सेंचुरीज, इसके जो लास्ट वाली सेंचुरीज़ हैं उस टाइम कल्चर में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, जो परिवर्तन आया, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लेट एंटिकिटी में. ठीक है, और ये टर्म हम यूज़ कर रहे हैं क्या डिस्क्राइब करने के लिए? फाइनल, बिल्कुल अंत. फैसिनेटिंग पीरियड ऑफ द इवोल्यूशन, वो टाइम पीरियड जब रोमन एम्पायर का फाइनल इवोल्यूशन था, सबसे ज़्यादा तरक्की करी रोमन एम्पायर ने, एंड ब्रेकअप हो गया. रोमन एम्पायर जब टूट गया और छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गया रोमन एम्पायर, वो टॉपिक अब हम इसमें करेंगे. और ये बात कब की है? ये 4th से 7th सेंचुरी की ये बात है. ये टाइम पीरियड 4th से 7th सेंचुरी का हम पढ़ेंगे. हमने फर्स्ट सेकंड सेंचुरी पढ़ी थी अगस्टस वाली, जिसमें हमने कहा था कि बहुत डेवलप हुआ था रोमन एम्पायर. उसके बाद हमने 3rd सेंचुरी क्राइसिस करे थे. अब हम करते हैं 4th से लेके 7th सेंचुरी का टाइम पीरियड कि उस टाइम क्या कुछ हुआ. 4th से लेके 7th सेंचुरी में 4th सेंचुरी जो थी इटसेल्फ वाज वन ऑफ द कंसिडरेबल फर्मेंट बोथ कल्चरल एंड इकोनॉमी. फर्मेंट क्या होता है? उबाल आना. 4th से 6th सेंचुरी में कल्चर और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा उबाल की तरफ थी, तरक्की की तरफ थी. कल्चर भी डेवलप हुआ और लोग भी अमीर हुए, इकोनॉमी भी डेवलप हुई 4th सेंचुरी में. अब सबसे पहले बात करूँ कल्चरल लेवल की. कल्चरल लेवल में अब यहाँ पे तो थोड़ा सा ही आएगा, डिटेल में हम आगे देखेंगे. कल्चरल लाइफ में आप देखोगे कि एक नया चेंज आया लोगों की रिलीजियस लाइफ में. जो एम्परर था, राजा था, क्या नाम था राजा का? कॉन्स्टेंटाइन. ठीक है, राजा का नाम क्या था? कॉन्स्टेंटाइन. कॉन्स्टेंटाइन राजा का नाम था. उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. 3-4 एम्परर के बारे में पढ़ेंगे, उनमें से एक है कॉन्स्टेंटाइन. कॉन्स्टेंटाइन ने डिसाइड किया कि वो क्रिश्चियन को ऑफिशियल रिलीजन बनाएगा, क्रिश्चियन धर्म को ऑफिशियल रिलीजन बनाएगा, ये उसने डिसाइड किया. बट देयर वर इक्वली इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट. एक मिनट जस्ट. स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट कहते उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करेगा. एंड बट देयर वाज इक्वली इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट दैट बिगन विद द एम्परर. एक अब और एक किंग का नाम आया जिसका नाम है डायक्लोटिन. डायक्लोटिन जो है वो भी एक दूसरा एम्परर है. 2 एम्परर्स, 3-4 एम्परर्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. तो कहते हैं उसने कुछ स्ट्रक्चरल चेंज किए जो एम्परर डायक्लोटिन के टाइम पे शुरू हुए थे.
4 से लेके 305 तक का टाइम पीरियड है एम्परर डाइकोल्टीन का, ठीक है। एंड मे बी बेस्ट टू स्टार्ट विद दिस। तो हम कहते हैं बाद में शुरू करेंगे किसी और के बारे में पढ़ना, पहले हम डाइकोल्टीन से ही शुरू करते हैं। हम एम्परर डाइकोल्टीन के बारे में ही पढ़ना शुरू करते हैं। जो एम्परर, दूसरे एम्परर के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था कॉन्स्टेंटाइन के बारे में, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं एम्परर डाइकोल्टीन से। इसके बारे में देखो जो नाम होते हैं ना हमारे इंडियन नेम, समुद्रगुप्त वगैरह, दैट आर इजी टू प्रोनाउंस, इनके नाम थोड़े अलग हैं। जो ओवर एक्सपेंशन, आपको ये सबको पता है कि रोमन साम्राज्य बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंडेड था, बहुत दूर तक फैला हुआ था। ओवर एक्सपेंशन होने की वजह से डाइकोल्टीन ने सोचा कि वो कट बैक करेगा। इतनी ज़्यादा एबंडेंट टेरिटरी है, उसे लगा कि इतनी को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, तो उसने सोचा कि स्ट्रेटजी अपनाई जाए और जो इकोनॉमिक वैल्यू जिस लैंड की कम है उसे छोड़ दी जाए। इसने दूरदर्शिता से काम लिया, जिन एरिया से कम टैक्स होता था उन एरियाज़ को इसने छोड़ दिया और डाइकोल्टीन ने फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया, किलाबंदी शुरू कर दी उस एरिया की जो इसको अपने पास रखना था, ठीक है। इसने रीऑर्गेनाइज्ड करनी शुरू कर दी प्रोविंशियल बाउंड्रीज। अब देखो एक बड़ा एरिया है, इसमें से जो अनप्रोडक्टिव एरिया है वो इसने छोड़ दिया और बाकी बचे एरिया को उसने फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया, किलाबंदी करनी शुरू कर दी। एंड ये पहली बात समझ आ गई आपको कि इसने अनप्रोडक्टिव जिन एरियाज़ की वैल्यू कम थी उनको कट बैक कर दिया। दूसरी बात सुनो, इसने कहा कि ये सिविलियन और मिलिट्री को अलग अलग रखेगा। ध्यान से सुनना, सिविलियन और मिलिट्री का क्या मतलब है। जैसे अब इंडिया में लगा लो, इंडिया में तो डिफेंस मिनिस्टर जो है वो हमने चुना है, पर अगर इंडिया में ऐसा हो कि डिफेंस मिनिस्टर भी मिलिट्री चुने तो हम कहेंगे सिविलियन और मिलिट्री अलग अलग है। तो इसने कहा कि सिविलियन कोई भी मिलिट्री का काम नहीं करेगा। इसने बहुत एटोनॉमी दे दी। एटोनॉमी होता है अपना राज, अपनी पावर। इसने मिलिट्री के कमांडरों को बहुत एटोनॉमी दे दी, उनको अपनी पावर दे दी। मिलिट्री के कमांडर्स को कहा क्या जाता था, दुसिस कहा जाता था। नाउ अब वो लोग बहुत पावरफुल ग्रुप बन गया क्योंकि उनको एम्परर डाइकोल्टीन ने काफ़ी पावर्स दे दी। अब मिलिट्री एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप जो है वो बन गया, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन कंसीडर्ड सम ऑफ दिस चेंजेस एंड एडेड अदर्स टू। अब हमने इसकी बात तो कर ली ना, किंग डाइकोल्टाइन की। अब हम दूसरे किंग पे मूव करते हैं, कॉन्स्टेंटाइन पे। अब कॉन्स्टेंटाइन की बात सुन लो, इसने क्या किया, इसने वो सारे चेंजेस तो रख ही लिए जो डाइकोल्टाइन ने किए हैं, वो तो इसने रख ही लिए, पर इसने अपनी तरफ से कुछ नए ऐड कर दिए, कुछ नए चेंजेस इसने ऐड कर दिए। सबसे पहला इसने चेंज क्या ऐड किया, इसने मॉनेटरी सिस्टम में पैसे संबंधी काफ़ी चेंजेस किए। पैसे संबंधी मॉनेटरी सिस्टम में कई नई इनोवेशंस की। तो इसने एक न्यू, ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉलिडियस नाम का कॉइन शुरू किया जो 4.5 ग्राम प्योर गोल्ड का है। इसकी डिनोमिनेशन कितनी है, 4.5 ग्राम प्योर गोल्ड। डिनोमिनेशन मतलब इसकी वैल्यू कितनी है। इसने एक न्यू कॉइन शुरू किया सॉलिडियस जो 4.5 ग्राम प्योर गोल्ड का है। अब आप देखो, आप एक चीज़ और नोट कर लो, गोल्ड का कॉइन है क्योंकि सिल्वर इनके पास ख़त्म हो गई थी ना, फिर इन्होंने गोल्ड के कॉइन बनाने शुरू कर दिए थे। तो इसने एक नया सिक्का ये जारी किया। उसके बाद जो सॉलिडी था वर मिंटेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, बहुत बड़े लेवल पे ये कॉइन वहाँ पे बना। रोम में बहुत बड़े लेवल पे ये कॉइन बना और इसका जो सर्कुलेशन था वो मिलियंस में हुआ। ये कॉइन्स बहुत ज़्यादा, देखो इसमें मैं आपको ध्यान से देखो, मैं इसमें आपको इकोनॉमी का रीच पॉइंट बता रही हूँ। जब रोमन एम्पायर में इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे लोग, मैं वो पॉइंट बता रही हूँ आपको। अदर एरिया ऑफ इनोवेशन, इसके बिना इसने बहुत सारी नई चीज़ों की इनोवेशंस भी करवाई। उसके बाद इसने क्या किया, इसने अपनी कैपिटल को, अपने देश की राजधानी को, अब देखो इसको भी लगता है भी रोमन एम्पायर बहुत बड़ा है, पूरे रोमन एम्पायर का राज एक राजधानी से नहीं ना हो सकता, तो इसने किसी और जगह पे एक न्यू अपनी कैपिटल बनवाई। उस शहर का नाम था जहाँ पे इसने कैपिटल बनवाई कॉन्स्टेंटिनोपल। आज के टाइम में तुर्की का इस्तांबुल है ना जहाँ पे, उस टाइम वहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल इसने अपनी कैपिटल बनाई। अब अगर कोई राजा किसी जगह को अपनी राजधानी बनाता है तो उसको बहुत कुछ चाहिए होता है, न्यू कैपिटल चाहिए होती है।
न्यू सीनेट चाहिए होती है, वहाँ पे कोई ना कोई पार्लियामेंट तो हो, सीनेट तो हो जो उसे संभाले। तो 4th सेंचुरी में उस टाइम बहुत ज़्यादा ग्रो हुई गवर्निंग क्लास। राज्य को अब नई कैपिटल के लिए सारे चाहिए, मंत्री भी चाहिए, काम करने वाले लोग भी चाहिए। तो गवर्निंग क्लास बड़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुई क्योंकि राजधानियाँ 2 बन गई, कैपिटल्स 2 बन गई। ठीक है, उस टाइम मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी आई। मॉनेटरी स्टेबिलिटी का मतलब है टैक्सेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए एंड पॉपुलेशन बढ़ रही थी, एक्सपैंड हो रही थी, तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही थी, देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था। और ये सारी बातें हम ऐसे ही नहीं बता रहे, इन सब चीज़ों के आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मिले हैं। वो रिकॉर्ड ये शो करते हैं कि इन सारे एम्परर्स ने रूरल एस्टेब्लिशमेंट में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। इन सारे एम्परर्स ने इंडस्ट्री लगाने की तरफ बहुत ध्यान दिया। ऑयल प्रेसेस, तेल निकालने वाली मिलें, ग्लास की फैक्ट्रियाँ, नई टेक्नोलॉजी निकाली इन्होंने, स्क्रू प्रेसर निकाली, ये भी तेल निकालने का नया मेथड है। और इन्होंने बहुत सारी वाटर मिल्स भी लगाई। ठीक है, एंड इन अ रिवाइवल ऑफ दिस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद ईस्ट, और इन्होंने ईस्ट कंट्रीज़ के साथ काफ़ी ट्रेड भी किया। तो ये सब कुछ क्या शो कर रहा है? ये सब कुछ शो कर रहा है कि इकोनॉमिकली देश काफ़ी ज़्यादा, रोम जो है इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा था। ऑल ऑफ दिस कैरिड ओवर इनटू स्ट्रॉन्ग अर्बन प्रॉस्पेरिटी। अब जब इतनी ज़्यादा मिलें लग रही हैं, इंडस्ट्री लग रही है, तो इससे अर्बन एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, अर्बन एरिया में बहुत खुशहाली फैल जाएगी। और उसके साथ साथ ही अगर आप देखोगे तो आर्किटेक्चर, भवन निर्माण कला, आर्किटेक्चर मतलब भवन निर्माण कला, एंड एक्सग्रेव्ड सेंस ऑफ लग्जरी। ये जो राजा महाराजा थे, ये जो उनकी गवर्निंग क्लास थी, ये बहुत ज़्यादा लग्जरी के साथ जीवन जीते थे। जो रूलिंग एलाइट थे, जो शासन वर्ग था, शासक वर्ग जो था, वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। आप ये देखो, इजिप्ट जो है वहाँ से ऐसी बहुत सी पाइपरी मिली है। पाइपरी तो आपको पता है ना, रिटन रिकॉर्ड, जो ये शो करती है कि उस टाइम सोसाइटी बहुत ही एफुलेंट थी, बहुत ज़्यादा डेवलप था समाज, और मनी का इस्तेमाल रूरल एरिया में, विलेजेस में भी बहुत ज़्यादा होता था। और इनकम, कई गोल्ड इनकम ही बहुत ज़्यादा होती थी गवर्निंग क्लास की। एग्जांपल देखो आप कि इजिप्ट में एक जो 35,000 पाउंड गोल्ड इनकम हुआ करती थी, और टैक्स जो इकट्ठा होता था 2.5 मिलियन सॉलिडी का टैक्स इकट्ठा हो जाता था एक दिन में। ठीक है, ये जुस्तानिया रीजन है 6th सेंचुरी में, उसकी बात है। इसके बिना नियर जो कंट्री साइड है वहाँ पर भी मोर डेवलपमेंट हुई, काफ़ी डेवलपमेंट हुई। डेंसली सेटल्ड इन द, वहाँ पे लोग 5th और 6th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा रहते थे। देन दे वुड बी इवन इन द 12th, जितने 20th सेंचुरी में रहते थे उस टाइम इतनी पॉपुलेशन थी वहाँ पे। ठीक है, कहते हैं ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर्स होता। अब हमने इकोनॉमी तो देख ली ना, अब कल्चर देखते हैं। लेट एंटिटी के टाइम में कल्चर कैसा था? कल्चर उनका क्या था कि रोम के जो लोग थे वो पॉलिथिक थे। पॉलिथिक्स क्या होता है? जो बहुत सारे भगवानों को मानते हैं, मल्टीपल गॉड्स को मानते हैं, जो समझते हैं कि भगवान का आकार है, भगवान दिखता है। निराकार तो देखो भगवान का एक रूप ही मानते हैं। ये पॉलिथिक है, ये भगवान के कई रूप मानते हैं। ये कहते थे कि ये रोमन गॉड्स कौन कौन से थे? रोमन और इटालियन गॉड, जैसे जुपिटर मतलब इंद्र जैसे, जो इनका थंडर का देवता है, जो बारिश करवाता है। उसके बाद जूनो है गॉडेस, जो जुपिटर की वाइफ है, गॉडेस जूनो। उसके बाद है गॉडेस मिनर्वा। गॉडेस जो मिनर्वा है वो भी एक विजडम की गॉडेस है, यस, विजडम की गॉडेस है, गॉडेस ऑफ मिनर्वा। और एक मास है जो कि वॉर का गॉड है, गॉड ऑफ वॉर। इस तरह से बहुत सारे ग्रीक गॉड्स थे। ईस्टर्न डाइटीज़ होता है भगवानों को वर्शिप किया जाता था टेम्पल्स में, श्राइन्स में, सेंचुरीज में, थ्रू आउट द एम्पायर। पूरे एम्पायर के टाइम में, पूरे एम्पायर में इन सारे गॉड्स को वर्शिप किया जाता था। और जो ये पॉलिथिक्स होते हैं ना, हैड नो कॉमन नेम और लेबल टू डिस्क्राइब देमसेल्फ। द अदर ग्रेट रिलीजियस ट्रेडिशन इन द एम्पायर वाज जुडिज्म।
एक और चीज़ थी कल्चर में, अगर हम पढ़ेंगे, दैट इज़ जुडिज़म। बट जुडिज़म वाज नॉट अ मोनोलिथ। पर ठीक है, जुडिज़म है पर वो मोनोलिथ नहीं है। मोनोलिथ क्या होता है? अ लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन बट द एक्सप्रेशन इज़ यूज टू रेफर टू एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल अ सोसाइटी और कल्चर दैट लैक्स वैरायटी एंड इट ऑल द सेम टाइप। तो अब आगे है बच्चे, हम अगले उसमें कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।